मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। निवेश में सुनहरा मुनाफा है कमाना, तो कहां करें निवेश? इक्विटी या फिर गोल्ड? कहां पर लगाए पैसा? क्या सोने में निवेश का है ये सही समय, या फिर इक्विटी ही है मुनाफे की स्ट्रैटेजी? ये पूरे हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाएंगे कहां पर निवेश है अभी अच्छा। और इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। JRL मनी के को फाउंडर विजय मंत्री। विजय जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। और यूं तो हमेशा से डिबेट होती है, सोने में निवेश करें या फिर इक्विटी में मुनाफा है अच्छा। अक्षय तृतीया के मौके पर हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि सोने में तो निवेश का बेहतरीन मौका ये माना जाता है, लेकिन जरा कुछ पुराने आंकड़ों को भी खंगालना जरूरी है और समझना जरूरी है कि आखिरकार सोना कहां स्टैंड करता है और जो इक्विटी है वो कितना मुनाफा कमाकर दे सकता है। सबसे पहले मैं क्योंकि सोने की बात हुई है और अक्षय तृतीया का मौका है और दस्तूर भी है, इसलिए सबसे पहले जानना चाहते हैं कि गोल्ड का अब तक का जो एक मेगा ट्रेंड है वो किस तरीके का रहा है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गोल्ड का मेगा ट्रेंड रहा है। एक लिंडीज इफेक्ट एक कॉन्सेप्ट है। उसके हिसाब से अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 5000 साल चला है, तो ऐसा माना जाता है कि आने वाले 100, 50, 200, 300 साल भी वो प्रोडक्ट चल सकता है। ये लिंडीज इफेक्ट एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा है कि अगर हम गोल्ड का हिस्ट्री देखें पिछले 3000 साल के आसपास, तो गोल्ड ने फूड इन्फ्लेशन जो है उसके आसपास हमको इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस दिया लॉन्ग टर्म में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड हर 5 साल या हर 7 साल में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दिया। ये एकदम हम आंकड़ों के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे कि सही है कि नहीं है। दूसरा, अगर हम अभी देखें तो अभी की सिचुएशन क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर करीब 3500 टन सोना साल का मैन्युफैक्चर होता है, और उस 3500 टन सोने में 50% सोना इंडिया और चाइना के पास आता है और 50% गोल्ड बाकी दुनिया की सारी कंट्रीज के पास जाता है। तो इंडिया और चाइना ऐसे दो देश हैं जहां की गोल्ड कंजम्पशन का 50% आता है। इंडिया में 800 850 टन हर साल गोल्ड का कंजम्पशन होता है। अभी सवाल ये उठता है कि इंडिया और चाइना में इतने ज्यादा गोल्ड का कंजम्पशन क्यों होता है। एक तो डेफिनेटली दोनों कंट्रीज की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लेकिन बड़ा कारण क्या है कि इंडिया और चाइना ऐसी दो कंट्री है जहां कंटिन्यूअस 2000 है। तो पहले जमाने में गोल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, एक कल्चर रिलीजन का सबका हिस्सा हुआ करता था और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता, स्टोर ऑफ वैल्यू माना जाता था, खराब नहीं होता था, कहीं लेके आप जा सकते हैं इसको और आधी रात को भी बेच सकते हैं। तो इसके अंदर काफी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट दिखे जाते थे। आज की तारीख में जो गोल्ड का कंजम्पशन है इंडिया में और चाइना में, अगर हम बाकी दुनिया के देशों में देखें तो बाकी दुनिया के देशों में गोल्ड जो खरीदता है वो सेंट्रल बैंक खरीदता है या इंडस्ट्रियल यूजेस में गोल्ड का इस्तेमाल होता है। इंडिया के अंदर जो गोल्ड कंजम्पशन होता है और चाइना में जो गोल्ड कंजम्पशन होता है, प्राइमरीली वो गोल्ड कंजम्पशन सिटीजन लेवल पे होता है, मतलब आम नागरिक गोल्ड का कंजम्पशन करते हैं। इंडिया में जो 850 टन गोल्ड आता है, 70% उस गोल्ड का कंजम्पशन शादी के टाइम होता है। तो ये है फैक्चुअल सिचुएशन गोल्ड की आज की तारीख में। गोल्डन भारतीयों का गोल्डन प्रेम तो कहीं छिपा नहीं है विजय जी, क्योंकि पारंपरिक तौर पर सोने में खरीदारी शुभ मानी जाती है। हमारे यहाँ पर कई ऐसे त्योहार हैं जहां पर सबसे पहले जो श्री गणेश है वो सोने से किया जाता है। लड़कियों को शादियों में सोना गिफ्ट किया जाता है। सोना हमेशा से एक सुरक्षित निवेश, एक सिक्योरिटी सी लगती है कि चलो कम से कुछ नहीं तो सही गोल्ड तो सही है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि आप इस पे ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे कि अब तक का जितना भी सोना निकला है वो ज्यादा शायद हमारी गृहिणियों के पास है। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग, आपको 2-3 पॉइंट बोलता हूं मैं कि जो इंडिया में जो टोटल प्राइवेट वेल्थ है
टोटल प्राइवेट वेल्थ जो भारत के लोगों के पास है, एक तो ये डेटा ध्यान रखिए। दूसरा, आज तक दुनिया में जितना भी गोल्ड का स्टोरेज है सारी दुनिया में, उस टोटल गोल्ड स्टोरेज का 11% भारतीय महिलाओं के पास है। उसमें मंदिर और ट्रस्ट तो हम अलग रखते हैं। भारतीय महिलाओं के पास 11% गोल्ड रिजर्व है। और तीसरा पॉइंट वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर हम वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक देखें, अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंडिया, चाइना, ब्राजील, ये सारी बड़ी कंट्री देखें जो 8-10 बड़ी कंट्री है, इनके पास इतने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना गोल्ड है उससे करीब करीब 6 टन गोल्ड ज्यादा सिर्फ भारतीय महिलाओं के पास है। तो इंडिया रिमेन द प्राइमरी importer and consumer of gold, not for today, even during the time of Rome Empire. ऐसा कहा जाता है कि रोम एम्पायर में कि आप लोग इंडिया से कॉटन, स्पाइस ले रहे हैं, वो पेरिशेबल आइटम है, लेकिन इंडिया आपसे जो लेके जा रहा गोल्ड है वो नॉन पेरिशेबल आइटम है। तो एक्चुअली वो बात एकदम सही है। और खरीदारी भी जमकर महिलाएं करती हैं गोल्ड की, और कहा जाता है कि महिलाओं को तो सोना खरीदने का बहाना चाहिए, और ऐसे हमारे पास कई मौके आते हैं। तो चलिए, ये तो एक बढ़िया बात हुई और आंकड़े काफी आपने दिलचस्प बताए हैं विजय जी। लेकिन ये समझना जरूरी है, अब तक के आंकड़े तो काफी ज्यादा उत्साहवर्धक है। गोल्ड की खपत भारत में और महिलाओं के पास अथाह जो सोना है वो तो सही है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का जो ट्रेंड है वो क्या कह सकता है? क्योंकि हमारा जो पड़ोसी देश है चीन, सबसे पहले हम उससे आबादी में ज्यादा हो गए हैं, लेकिन चीन की जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है उससे उसकी आबादी घट रही है। आने वाले टाइम में जो अगर ट्रेंड बरकरार रहा तो हम कुछ इसी तरीके का ट्रेंड देखेंगे ना। तो सर, अब ये समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर खपत इतनी ज्यादा रिटेल लेवल पर होती है, लोगों के द्वारा होती है, लोग सोना खरीदते हैं, तो आबादी का और लोगों के इस्तेमाल का असर आने वाले टाइम में गोल्ड पर कैसा पड़ सकता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जिसको काफी लोग एग्जामिन करते नहीं है, करना नहीं चाहते, क्योंकि किसी प्रोडक्ट का अगर 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल का हिस्ट्री है तो हर तरह के जस्टिफिकेशन उसके बारे में दिए जा सकते हैं। जैसे कि लैंड के बारे में कहा जाता था कि इन्वेस्ट इन लैंड बिकॉज दे डोंट मेक इट एनी लॉन्गर, लेकिन हमने देखा कि लैंड में भी एक बहुत लंबा पीरियड चलता है जहां रिटर्न इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है। वो हमने वो दौर देखा हुआ है। अभी दूसरा हम बताते हैं कि जैसे चाइना के अंदर पहली बार 2022 के अंदर चाइना की पॉपुलेशन एक्चुअली गिरी है। ये पिछले 60 साल में पहली बार हुआ है। इंडिया के अंदर टोटल वुमन फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट के नीचे आ गई है। पता नहीं आपने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल था कि उत्तराखंड में नए स्कूल मतलब बंद किए जा रहे हैं क्योंकि स्कूल इतने हैं लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो इंडिया के अंदर भी पॉपुलेशन स्टेबिलिटी का और ओवर अ पीरियड टाइम पॉपुलेशन डिक्लाइन का ट्रेंड आएगा। अभी इमीडिएटली नहीं आएगा लेकिन पक्का आएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मैटर है कि आज के तारीख में इंडिया में जो गोल्ड एक आम घर में खरीदा जाता है उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि बच्चे की शादी है, लड़के की शादी है तो बहू आएगी तो उसको देने में काम आएगा, और लड़की की शादी है तो लड़की की शादी में देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो आज की यंग जनरेशन है, क्या उनको सोने से उतना ही प्यार है जितना कि उनके मम्मी पापा, दादा दादी, परदादा परदादी लोगों को रहा होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे हिसाब से मेगा ट्रेंड दुनिया देख रही है, और मेगा ट्रेंड इंडिया और चाइना में जो नेक्स्ट पॉपुलेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको गोल्ड से लगाव नहीं है। आप अपने घर में, दोस्तों में, परिवार में यंग जनरेशन से बात कर लीजिए, जबरदस्ती मम्मी पापा शादी में देते हैं, वो बच्ची ले जाके सीधा उसको लॉकर में रख देती है, डेली इस्तेमाल में होता नहीं हो प्रोडक्ट। अगर ये जनरेशन जब एक फैमिली में डिसीजन मेकर बनेगी, क्योंकि आज की तारीख में फैमिली में डिसीजन मेकर पेरेंट्स ही हैं जो 45, 55, 55, 60 साल के हैं, लेकिन अगले 15-20 सालों में जब ये एज आने, अभी यंग जनरेशन है, वो जब डिसीजन मेकर बनेगी, उनका कंजम्पशन पैटर्न क्या रहेगा, वो किस तरह गोल्ड को देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हो गया है, रियल एस्टेट के अंदर ऑलरेडी हो चुका है। काफी यंगस्टर प्रॉपर्टी ओन नहीं करना चाहते हैं, जो अनथिंकेबल था
वो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टी ओन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि रेंटल इज अ बेटर चॉइस। सिमिलरली मुझे लगता है गोल्ड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन मोड पे हम लोग खड़े हैं। क्या होगा एग्जैक्टली कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये ट्रेंड है वो मुझे लगता नहीं कि गोल्ड के इतना फेवर में है। ओके, इंटरेस्टिंग। कुछ तर्क आपसे सुनने को मिल रहे हैं यहाँ पर विजय जी। अब मैं मुझे एक बात बताइए, क्योंकि इस पर जरूर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूरी होगी कि जब भी महंगाई का समय है या फिर ग्लोबल अनिश्चितता है, जो कि हमने पिछले एक साल में बहुत ज्यादा देखी है, उस समय सोने के प्रति, गोल्ड के प्रति लोगों का झुकाव बहुत ज्यादा नजर आता है। अब तक के जितने बड़े बड़े कुछ ग्लोबल या जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं, उसमें जो गोल्ड का गोल्ड की मांग रही है, जो गोल्ड के दाम रहे हैं, वो किस तरीके से बदले हैं, ये जरा बताइए। क्या महंगाई में सोना खरा है? एक्चुअली देखिए, कोई भी असेट कैटेगरी अगर आप नॉन डेट असेट कैटेगरी को लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो महंगाई के बराबर रिटर्न दे जाता है। चाहे आप रियल एस्टेट लो, अच्छा रिटर्न देता है, चाहे गोल्ड लो, चाहे इक्विटी दो। लेकिन किस कंसिस्टेंसी से करता है वो जानना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड वॉर वन हुआ, वर्ल्ड वॉर टू हुआ वर्ल्ड के अंदर, तब गोल्ड के दाम नहीं बढ़े थे। गल्फ क्राइसिस 1992 में हुआ, तब गोल्ड के दाम नहीं बढ़े थे। यूक्रेन रशिया क्राइसिस हमने देखा, तब गोल्ड के दाम नहीं बढ़े थे। इंडिया में 5-5, 7 साल, 11-11 और एक तो 20 साल का दौर है जहां गोल्ड का दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। तो क्या इस पीरियड के अंदर इंडिया में इन्फ्लेशन नहीं रहा? मेरा बिल्कुल मानना नहीं। इंडिया में इन्फ्लेशन अभी देख लीजिए आप, अभी 2011 से लेके 2020 18-20 का पीरियड देख लीजिए, 7-8-9 साल तक गोल्ड के अंदर बिल्कुल भी रिटर्न नहीं आया। अभी भी गोल्ड एफओएफ का रिटर्न पिछले 10 सालों का 6% के नीचे है। तो और क्या 10 सालों में इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर नहीं रहा? बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं हूं। और ये कहा जाता है कि गोल्ड इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न जनरेट करता है, बट उसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी नहीं है। कंसिस्टेंसी इक्विटी की इनबिल्ड गोल्ड के अगेंस्ट, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में रिटर्न देने की। और आपको साथ सिंपल डेटा शेयर करता हूं मैं। अगर पिछले 20-22 साल के आप डेटा देखें तो कितने परसेंटेज ऑफ टाइम हर 5 साल के पीरियड में इक्विटी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है और कितने परसेंटेज ऑफ टाइम गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो अगर आप 20 साल के ऊपर के डेटा देखें और उनका 5 साल का रोलिंग रिटर्न निकालें तो इक्विटी ने, निफ्टी ने खाली 1% नंबर ऑफ टाइम नेगेटिव रिटर्न दिया है। और ये निफ्टी का रिटर्न है, इसके अंदर डिविडेंड यील्ड नहीं ऐड किया जाता है। अगर आप डिविडेंड यील्ड ऐड कर देते हो तो वो डेटा भी नहीं आता। लेकिन गोल्ड ने 8% टाइम इन्फ्लेशन नेगेटिव रिटर्न दिया है 5 साल के रोलिंग पीरियड में, पिछले 20-22 सालों के अंदर भी। और जो गोल्ड का प्राइस दिखाया जाता है उस प्राइस पे न तो कोई आम इन्वेस्टर गोल्ड को खरीद सकता है और न ही आम इन्वेस्टर वो गोल्ड को बेच सकता है। जो गोल्ड का चार्ट दिखाया जाता है रिटर्न के लिए, वो रिटर्न पॉइंट टू पॉइंट किसी भी इन्वेस्टर को नहीं मिल सकता है। क्योंकि आप प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, हम जरा थोड़ा सा एक गोल्ड और इक्विटी को के जो रिटर्न है उसको भी जरा आंकड़ों के जरिए समझना चाहेंगे। पिछले 22 सालों का डेटा तो आपने बताया, कुछ और अगर हम आंकड़ों से समझे, गोल्ड और इक्विटी में अब तक का जो एक एब्सोल्यूट रिटर्न है वो किस तरीके का रहा है, शायद इससे जो दर्शक है उनको भी समझ में आए कि चाहे वो पिछले 1, 5 या 25 सालों का डेटा हो या फिर 3 से 30 सालों का डेटा हो, गोल्ड ने कब कितना प्रदर्शन किया और इक्विटी का प्रदर्शन कैसा रहा है। 1 मिनट स्वाति जी, आपको बताता हूं मैं। देखिए, ऐसा है कि अगर हम डेटा लेते हैं कि कितने पीरियड ऑफ टाइम, आप देखो कि अल्टीमेटली आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिनिमम 8% रिटर्न चाहिए। बिकॉज इन्फ्लेशन एक्चुअली अगर हम 30-32 साल का देखें तो 8% के आसपास इन्फ्लेशन है। पेट्रोल पिछले 32 सालों में 7.5% कंपाउंड हुआ है। पीट 8% के आसपास कंपाउंड हुआ और तूर दाल 8.5% के आसपास कंपाउंड हुई है। ये आपकी स्क्रीन पर डेटा आ रहे हैं, आप देखिए। 5 साल का पीरियड लें तो इक्विटी ने 74% टाइम 8% के ऊपर रिटर्न दिया है, जबकि गोल्ड ने 56% टाइम ही
8% के ऊपर रिटर्न दिया है। अगर हम 10 साल का डेटा ले तो 82% टाइम इक्विटी ने 8% के ऊपर रिटर्न जनरेट किया है, गोल्ड ने 59% टाइम ही 8% के ऊपर रिटर्न जनरेट किया है। अगर हम इस डेटा को आगे वाले पीरियड, लॉन्ग पीरियड के अंदर लेके जावे तो आप देखिए कि 20 साल का पीरियड ले तो इक्विटी ने 96% ऑफ द टाइम 8% के ऊपर रिटर्न जनरेट किया, जबकि गोल्ड का रेशो 58% ही है। और अगर 30 साल का पीरियड लेके जावें तो कोई भी 30 साल के पीरियड में गोल्ड ने 8% के नीचे, इक्विटी ने 8% के नीचे रिटर्न जनरेट नहीं किया, जबकि गोल्ड में वो डेटा 93% है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इक्विटी के रिटर्न उसमें डिविडेंड ऐड नहीं किया हुआ होता है, जो करीब 1.5% के आसपास है, और गोल्ड का जो रिटर्न है, एक्चुअल इन्वेस्टर का रिटर्न उससे काफी इंफीरियर होता है। बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेकिंग चार्जेस एंड ऑल दैट, आई एम जस्ट सेइंग जो प्राइस आपको दिखती है न तो उस दाम पे आप खरीद सकते हो और न ही उस दाम पे बेच सकते हो। तो अगर हम 8% का रिटर्न टारगेट करें तो इक्विटी का परफॉर्मेंस ज्यादा कंसिस्टेंट है। हाँ, गोल्ड कहाँ स्कोर करता है कि जब मार्केट गिरता है तो इक्विटी 30%, 40%, 50% भी गिरी है। गोल्ड में इतना बड़ा ड्रॉप हमने आज तक नहीं देखा है। गोल्ड इंडियन रुपए में नहीं देखा है। ग्लोबल मार्केट में गोल्ड 60% टूटा है, लेकिन इंडियन इक्विटी मार्केट में, इंडियन रुपी में हमने गोल्ड में इतना ड्रॉ डाउन नहीं देखा, इतना लॉसेस नहीं देखे टेम्पररी। इक्विटी में वो होता रहता है कंटिन्यूस बेसिस पे। तो ये अगर वॉलेटिलिटी के एस्पेक्ट से देखें तो गोल्ड मेरे हिसाब से बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। बट आप खाली वॉलेटिलिटी के लिए पैसा नहीं डालते हो, आप पैसा इसलिए भी डालते हो कि आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए, वहां इक्विटी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। बात करें आज सोना या फिर इक्विटी मुनाफे की, क्या है सही स्ट्रेटजी? हमारे साथ जेआरएल मनी के को फाउंडर विजय मंत्री हैं, जिनसे दिलचस्प हम चर्चा कर रहे हैं और कुछ आंकड़ों के जरिए हम समझ रहे हैं कि अब तक का सोने का प्रदर्शन, अब तक का इक्विटी का प्रदर्शन कैसा रहा है, क्या रहे पोर्टफोलियो में इनकी जगह, ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने ये तो बताया कि जो एक मिनिमम हम 8% का रिटर्न मानकर चलते हैं कि हमें इतना तो रिटर्न चाहिए ही जनरेट करना है, तो उसमें इक्विटी और गोल्ड ने कितनी बार एक दूसरे को, बेसिकली इक्विटी यहाँ पर क्लियर विनर, जो हमने पिछले आंकड़े भी दिखाए थे, नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा रिटर्न पर अगर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे, दोनों ही एसेट क्लास की, गोल्ड हुआ या इक्विटी हुई, पिछले कई सालों का डेटा तो आप काफी लंबा लंबा डेटा हमें हमेशा देते हैं, तो और उससे हमें समझ में भी आता है कि आखिरकार कैसा प्रदर्शन रहा है। तो गोल्ड और इक्विटी का ये जो पिछले कई सालों का डेटा है, वो क्या कहता है रिटर्न के लिहाज से? देखिए, क्या है कि डेटा तो आप जिस तरह दिखाना चाहे उस तरह दिखा सकते हैं। तो आप देखिए, अभी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, अगर 1 साल का मैं रिटर्न देखूं गोल्ड का, तो 1 साल में गोल्ड में 16% रिटर्न आया और इक्विटी में 3% रिटर्न आया है। अगर 5 साल का रिटर्न देखूं तो खाली पिछले 5 साल का, तो गोल्ड में 94% आया, इक्विटी में 78% आया। तो ऐसा लग रहा है कि इक्विटी, गोल्ड हैज डन बेटर। अगर मैं 15 साल का रिटर्न देखूं तो गोल्ड इज डिलीवर 388%, इक्विटी इज डिलीवर 275%। और अगर 25 साल का डेटा देखूं मैं, तो गोल्ड में 1408% रिटर्न है और इक्विटी में 1374% रिटर्न है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, दीज इक्विटी रिटर्न्स आर, प्लीज कीप इन माइंड, नॉट एडजस्टेड फॉर डिविडेंड यील्ड, और गोल्ड का रिटर्न आपको मिलता है। ये तो हमने पहले देखा। अभी वही डेटा मैं 3 साल का आपको प्रेजेंट करूं तो गोल्ड 25% है, 3 साल में गोल्ड 25% है, इक्विटी 3% है। 10 साल में गोल्ड 106% है, लेकिन इक्विटी 210% है। नंबर देखिए आप, जब इक्विटी आउट परफॉर्म करता है तो मैसिवली आउट परफॉर्म करता है। 20 साल का डेटा देखो, गोल्ड 990%, मतलब 20 साल में गोल्ड 10 गुना बढ़ा है, लेकिन इक्विटी 18 गुनी बढ़ी है। अगर हम 30 साल का पीरियड लेते हैं तो गोल्ड हैज डिलीवर्ड 1374% रिटर्न, मतलब 14 गुना अपना पैसा बना है, लेकिन इक्विटी में वही 30 साल में 25 टाइम के आसपास पैसा बना है। तो डेटा जिसको जो सूट करता है उस हिसाब से डेटा प्रेजेंट किए जा सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों डेटा दिखाए कि आप 1 साल का देखेंगे तो अलग नंबर आएंगे, 3 साल में अलग आएंगे, 10 में अलग आ रहे हैं, 15 में अलग आ रहा है, 20 में अलग आ रहा है, 25 में अलग आ रहा है, 30 में अलग आ रहा है, क्योंकि आपने किस पॉइंट से वो डेटा उठाया वो बहुत मैटर करता है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न में जब इक्विटी आउट परफॉर्म करता है तो बहुत ज्यादा मैसिवली
आउट परफॉर्म करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इक्विटी में होल्डिंग पीरियड इन्वेस्टर का लंबा नहीं होता है। इक्विटी में होल्डिंग पीरियड होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल। गोल्ड में होल्डिंग पीरियड होता है 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 5 जनरेशन। और अगर आप गोल्ड बेचे हो तो इसका मतलब फैमिली में कोई तकलीफ है, वरना आप गोल्ड को टच नहीं कर सकते हो। अगर आपको घर लेना है तो इन्वेस्टर क्या करता है कि अपने को पैसा देना है, इक्विटी बेच दो। गोल्ड उस टाइम कोई नहीं बेचता। तो गोल्ड इज अ प्रोडक्ट विच इज यूज टेकन आउट मनी इन ओनली एक्सट्रीम इमरजेंसी। और दूसरा मैंने बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया है, गोल्ड ईटीएफ है और गोल्ड ज्वेलरी है। अगर किसी इन्वेस्टर ने गोल्ड एफओएफ के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया और वो रिटर्न देखता, रिटर्न नेगेटिव आता है, तो हमने कई बार देखे हैं कि वो एसआईपी बंद करा देते हैं या गोल्ड से पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन वही पैसा अगर गोल्ड ज्वेलरी में, गोल्ड कॉइन्स में और गोल्ड बार में रहता है तो उसको इन्वेस्टर टच नहीं करता, क्योंकि वहां एक कंफर्ट कि मेरे हाथ में है, मेरे पास है, मेरी फैमिली पहन रही है। तो एक साइकोलॉजिकल, गोल्ड बहुत ज्यादा बड़ा साइकोलॉजिकल विनर है कंपेयर टू इक्विटी। और हमने देखा जब इक्विटी में रिटर्न देखते हैं, रिटर्न अच्छा आ रहा, खराब आ रहा, जब अच्छा आ रहा तो और पैसा जाता है, जब खराब होता है तो पैसा निकल जाता है। इक्विटी का ऐसा जजमेंट होता है, हर दिन उसकी अग्नि परीक्षा होती है। गोल्ड में क्या है, कोई भी इन्वेस्टर सीएजीआर कैलकुलेट नहीं करता। इन्वेस्टर खाली इतना बताते हैं, मेरे पास 100 ग्राम सोना है, मेरे पास 500 ग्राम सोना है, मेरे पास 5 किलो सोना है, इस दाम पे लिया, क्या सीएजीआर है, कोई जनरली देखता नहीं है, क्योंकि उस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर कंफर्ट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो यही वजह है कि कंफर्ट है, साइकोलॉजिकली भी आपने बोला एक साइकोलॉजिकल विनर है गोल्ड। जो हमारी सेविंग भी है, क्योंकि अलग अलग जो एसेट क्लास है, सेविंग का जो डिवीजन है वो किस प्रकार होता है, क्योंकि गोल्ड में इक्विटी के मुकाबले अगर इतना ज्यादा प्रेम है तो इसका मतलब गोल्ड में ज्यादा भारतीय जो है ज्यादा सेव करते होंगे। बिल्कुल, जैसे आप, अगर आप इंडियन हाउस होल्ड का बैलेंस शीट देखो, हम अगर 100 रुपया साल में बचाते हैं तो 100 रुपए का 50% हिस्सा तो रियल एस्टेट के अंदर जाता है। उसके बाद 15% हिस्सा जाता है सोने के अंदर और 15% हिस्सा जाता है एफडी में। ये साल दर साल के इंडिया के जो भी हाउस होल्ड पॉपुलेशन है उसके डेटा है। उसके बाद 20% कैटेगरी में सब कुछ आ जाता है, आपका डायरेक्ट स्टॉक्स आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, पेंशन प्रोडक्ट आ जाते हैं, ईपीएफओ के पैसे आ जाते हैं, पीपीएफ आ जाता है, कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट सेविंग आ जाती है, इंश्योरेंस आ जाता है, कैश इन हैंड, सब कुछ बाकी 20% के अंदर आता है। तो एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ डोमेस्टिक हाउस होल्ड एक्चुअली गोज इनटू गोल्ड। और मैनी टाइम आई हैव सीन इन्वेस्टर कि वो गोल्ड को अपनी असेट में काउंट ही नहीं करते। उनको लगता है फाइनेंशियल असेट ही असेट है, घर है वो रहने के लिए, दैट इज नॉट एन असेट, दैट इज नॉट आई वांट टू डिपेंड ऑन माय फ्यूचर। गोल्ड भी बिल्कुल वैसा ही है। तो फाइनेंशियल असेट्स इस पूरे प्रोसेस में कैजुअलिटी बन जाती है जब भी आपको इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट हो और जबकि आपको कुछ फंडिंग करना हो। बिल्कुल। अब विजय जी ये बात बताइए, हमने तमाम आंकड़े खंगाल लिए, समझ लिया कि गोल्ड और इक्विटी का प्रदर्शन, वो भी 25-30 सालों का हमने इतिहास हमने अच्छे से खंगाला आपके जरिए। फाइनल वर्डिक्ट क्या समझे, मतलब जो हमें निवेशक अभी देख रहे हैं, जो हमने शो का थीम भी रखा है, गोल्ड या फिर इक्विटी, मुनाफे की सही स्ट्रैटेजी क्या हो, तो बताइए अब सर फाइनल वर्डिक्ट क्या है। देखिए, आप कितना भी रैशनलाइज करते हैं, ह्यूमन बीइंग रैशनल नहीं है। हम हमारे डिसीजन बड़े इमोशनल होते हैं। तो आपको घर में आई एम ए इक्विटी गाय फॉर लास्ट 30 इयर्स, बट मैं अपनी वाइफ को कन्विंस नहीं कर पाया, तो मैं समझ सकता हूं कि एक आम घर में क्या सिचुएशन हो सकती है। तो गोल्ड आप लें, अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% आपको गोल्ड में रखना चाहिए। आप गोल्ड ज्वेलरी ले लें, मेरे हिसाब से ज्वेलरी कम लेना चाहिए, ज्यादा आप गोल्ड ईटीएफ या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड करें। आई थिंक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड एफओएफ के अंदर अभी टैक्सेशन का जो लॉन्ग टर्म टैक्सेशन का बेनिफिट चला गया है, तो आज की तारीख में गोल्ड एफओएफ में कोई सेंस नहीं बनता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन इन्वेस्टर के लिए हो सकता है। या आप गोल्ड बार खरीद सकते हैं,
ज्वेलरी आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन ज्वेलरी में कंजम्पशन कंटिन्यूस बेसिस पे होता रहता है। दूसरा, अगर हम इंडिया में गोल्ड का हिस्ट्री करीब करीब 100 साल का देखें, तो 100 साल के पीरियड में गोल्ड ने 8% के ऊपर 8% के आसपास कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है। और हर 10 साल का पीरियड देखो, जब भी गोल्ड ने 10 साल में 8% के कम रिटर्न दिया है, तो आने वाले पीरियड में रिटर्न अच्छा है। हिस्टोरिकल होता है, आगे होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है। अगर हम आज की तारीख में गोल्ड का नंबर देखें, तो गोल्ड में आज 10 साल का गोल्ड एफओ में 10 साल का रिटर्न करीब करीब 6% कंपाउंड है। तो मेरे हिसाब से जब भी गोल्ड में 8% के नीचे रिटर्न आपका कंपाउंड हो रहा है 3 से 5 साल के पीरियड में, तो आपको गोल्ड में धीरे धीरे पैसा डालना चाहिए। और जब भी आपका 3 साल, 5 साल, 10 साल का कंपाउंडिंग गोल्ड में 8% के ऊपर हो रहा है, तो जो भी आपका एक्सेस पैसा है आप निकाल सकते हैं। आप किस इफेक्टिव तरीके से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मुझे मालूम नहीं है, बट थ्योरेटिकली ये ज्यादा अच्छा एक स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर के लिए हो सकता है। वरना तो हम जिस तरह से इन्वेस्ट करते हैं उस तरह से हम इन्वेस्ट करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद करते हैं विजय जी। एक बहुत ही गहरा इंसाइट आपने दिया गोल्ड को लेकर, इक्विटी को लेकर, और हमने अच्छे से समझा कि पोर्टफोलियो में गोल्ड और इक्विटी का जो एक निवेश स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक आइडियल स्ट्रैटेजी, वो किस प्रकार से बनाए निवेशक। धन्यवाद करते हैं आपका हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।